हेलो बच्चों, क्लास 11th आपके टॉपिक चल रहा था आइसोमेराइजेशन, समावयवता। मैंने आपको आइसोमेराइजेशन के दो टाइप कराए थे, संरचना समावयवता, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जिसके मैंने आगे 4 टाइप करे थे। फिर मैंने कराया था त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो, त्रिविम समावयवता स्टीरियो का मतलब क्या होता है? ये मेरा कार्बन है, इस कार्बन से 4 एलिमेंट अलग अलग जुड़े हुए हैं। 4 एलिमेंट क्या है? अलग अलग मैंने जोड़ दिए। इनके जुड़ने के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनेगी, उस व्यवस्था को, उस स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो, त्रिविम। ठीक है, स्टीरियो उसको बोलते हैं। अब बात यह आ रही है कि स्टीरियो केमिस्ट्री 2 टाइप की मैंने आपको बताई है। एक बताई थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक बताई थी मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अपन बात करते हैं तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल एल्कीन और एल्काइन दिखाते हैं। पहली बात मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं ज्यादातर वो ही दिखाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जब 2 तत्व आपस में पास पास जुड़े होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस, और अगर उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक ही एग्जांपल से बात समझ आ जाएगी आपको। ये एक एल्कीन है, मान लो इस पे 2 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, ए और यहां जोड़ दिया मैंने बी और बी, दोनों ए एक तरफ आगे, दोनों बी एक तरफ आगे, तो ये क्या कहलाएगा? सिस। हिंदी में इसी को बोलते हैं समपक्ष। ठीक है, अगर मैंने इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल कर दिया, ए इधर कर दिया और बी इधर कर दिया, इनके बीच में देखो 180 डिग्री का एंगल है, तो ये कहलाएगा ट्रांस। इसको क्या बोलते हैं? विपक्ष। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दूं, 2-ब्यूटीन। आपको फॉर्मूला देंगे 2-ब्यूटीन, ये लो 2-ब्यूटीन, कहेंगे इसका समपक्ष और विपक्ष बनाओ, इसका सिस और ट्रांस बनाओ। कुछ मत करना, C डबल बॉन्ड C लिखो, इसका H इधर है, इसका H इधर है, इसका CH3 इधर है, इसका CH3 इधर है, तो देखो दोनों H एक साइड है, तो ये क्या हो गया? सिस। ठीक है, ऐसे C डबल बॉन्ड C करो, इसका H इधर कर दो, इसका H इधर कर दो, इसका CH3 इधर कर दो, इसका CH3 इधर कर दो, ये आपका क्या बन गया? ट्रांस। ये क्या बन गया? ट्रांस। क्लियर बच्चों? आगे बात समझ में, सिस और ट्रांस क्या होता है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बारे में 12th में ये लेसन डीप है, वहां पे और अच्छे से पढ़े हुए। उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक बल्ब है और ये जल रहा है। कोई बल्ब जलता है ना तो अपनी लाइट चारों तरफ देता है। कोई बल्ब जब जलेगा तो अपनी लाइट क्या करेगा? चारों तरफ देगा। आपने कोई पोलराइजर लगाया, पोलराइजर क्या करता है? इस सभी लाइट को एक जगह इकट्ठा करने का क्या करता है? काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजर। ठीक है, तो ये जो लाइट है ना, ये किसी एक डायरेक्शन में आ जाएगी, किसी एक डायरेक्शन में आ गई, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड। ठीक है, जो इधर उधर बिखर रही थी। जैसे अपने लेंस यूज करते हैं ना कागज को जलाने के लिए, सूरज की लाइट है इधर उधर जा रही है, लेंस से क्या है? एक ही जगह लाइट गिरती है, ये वो काम करता है। ठीक है, सारी लाइटों को एक जगह क्या करता है? इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, जो अपने माइक्रोस्कोप वगैरह भी यही काम करते हैं, सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर चीज पे डालने का काम करता है पोलराइजर। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो मैं आपको एक कंपाउंड दिया, पूछेंगे बताओ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ये ध्यान करना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तब देखो, उस कंपाउंड का एक सैंपल बनाया जाएगा, एक डिस्टिल वाटर के अंदर एक सैंपल बनाया जाता है, ये मैंने लिख दिया सैंपल। ठीक है, इस सैंपल में से जब हम ये लाइट गुजारेंगे, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। जैसे ये इसमें से जाएगा तो ये क्या करेगा? ये सैंपल क्या करेगा? इस लाइट को 2 डायरेक्शन में घुमाएगा, या तो घुमाएगा क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, एरो इस तरफ जा रहे हैं घड़ी की दिशा में, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको मैं स्मॉल डी से लिखता हूं, हिंदी में तुम बोलते हो दक्षिणावर्त। ध्यान रखना, क्लॉकवाइज घुमाना है। या फिर ये क्या करेगा? लाइट के प्लेन को कहां घुमा देगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। आगे बात समझ में। अब बात ये आ रही है कि आपको कोई कंपाउंड दिया, ठीक है, तो पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करेगा जिसके कार्बन के चारों ओर क्या होंगे? अलग अलग एटम होंगे। जैसे लैक्टिक एसिड, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये किसका है? लैक्टिक एसिड का।
देखो लैक्टिक एसिड पे चारों चीजें क्या है, अलग अलग है, इसलिए मैंने इस पे स्टार लगा दिया। इसको किरेल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? किरेल कार्बन। अगर ये प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसका जस्ट उल्टा ये वाला OH, H, COH और CH2OH ये प्रकाश के तल को कहाँ घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर आप कहोगे नहीं सर ये क्लॉकवाइज घुमाए, तो मैं कहूंगा ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। मतलब ये प्रैक्टिकली चीज है, ये ध्यान रखना। आप देख के बता सकते हो हाँ ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर एक प्रकार एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घड़ी की दिशा में घुमाएगा तो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा? घड़ी के विपरीत घुमाएगा। ये आपका आइसोमेरिज्म टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो अपने बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बाद। आइसोमेरिज्म के बात करते हैं अपन बात के आपको कोई रिएक्शन के बारे में पता होता है कि एक रिएक्शन में हम इधर लिखते हैं रिएक्टेंट। क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट, जिसको आप बोलते हो अभिकारक। इसी को बोलते हो इंग्लिश में सबस्ट्रेट। ठीक है, आप इस पर जिस चीज की अभिक्रिया कराते हो उसको बोलते हो अभिकर्मक। क्या बोलते हो? अभिकर्मक, जिसको हम बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट, और रिएजेंट से रिएक्शन करने पे हमको क्या मिलता है? उत्पाद या प्रोडक्ट मिलता है। मतलब ये टर्म है कुछ, ये ध्यान रखनी है कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। जिस पर रिएजेंट आकर रिएक्शन करता है वो होते हैं अभिकारक। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट है। और H2 क्या है? अभिकर्मक है, रिएजेंट है जो इसमें हम डाल रहे हैं। ठीक है, निकल की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो अपने को क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभिकारक रिएक्टेंट कौन है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे रिएजेंट कौन है? H2। आगे बात समझ में? तो बात ये आ रही है जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट होते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? मेन तो 3 प्रकार के बनते हैं। रिएक्टेंट क्या, सॉरी रिएजेंट। रिएजेंट क्या होते हैं? जो 3 प्रकार के बनते हैं। अब वो 3 प्रकार के जो रिएजेंट बनते हैं वो किसी भी अभिक्रिया में 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो होमोलाइटिक फिजन के द्वारा, होमोलाइटिक फिजन के द्वारा, जिसको आप हिंदी में बोलते हो समास विदलन। समास विदलन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? समास विदलन, होमोलाइटिक फिजन। समास विदलन के द्वारा क्या होता है? समास विदलन का मतलब ये होता है कि ये कार्बन कार्बन है, जब ये टूटेगा तो इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। एक सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, ये ध्यान रखना। तो ये जब इधर जाएगा तो इस कार्बन पे ये डॉट लगा दो, इस कार्बन पे ये डॉट लगा दो। ये जो डॉट लगाए हैं इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। मतलब ये है कि, मतलब सिंपल सा ये है कि फ्री रेडिकल किसी रिएक्शन में कब बनते हैं? जब रिएक्शन कैसी होगी? होमोलाइटिक फिजन के द्वारा। जब रिएक्शन में क्या होगा? समास विखंडन। समास का मतलब होती है कोई भी चीज 2 भागों में समान मात्रा में क्या हो? बट जाए, उसको बोलते हैं समास विखंडन। तो समास विखंडन के द्वारा हमेशा हमको क्या मिलता है? मुक्त मूलक मिलता है। उसके बाद दूसरा टाइप ये होता है, मतलब ये क्या है? रिएजेंट टाइप ही बोल सकते हो आप। ठीक है, फ्री रेडिकल। दूसरी एक होता है विस्मास विखंडन। विस्मास विखंडन या विदलन भी बोल सकते हो। इसको बोलते हो हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन। अब हेट्रोलाइटिक फिजन में देखो बच्चों क्या होता है? ये कार्बन कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन कार्बन है। किसी भी कार्बन से ये कार्बन क्या करे? दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाए, या फिर ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाए, कोई भी एक। जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएगा उस पे आएगा माइनस, जिसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पे आएगा प्लस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले गया उस पे आया माइनस, तो इस माइनस वाले को बोलते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन या कार्ब एनायन, हिंदी में भी यही बोलेंगे। इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कार्ब धनायन। ठीक है, तो 2 तरह के आपको क्या मिलेंगे? आयन मिलेंगे। विस्मास विखंडन होने से कार्ब एनायन और कार्ब धनायन बनते हैं। समास विखंडन होने से क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं। आगे बात समझ में? यहां तक कि अपन ने कार्रवाई क्या है? ऑफलाइन भी करा दी है और ऑनलाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब है कि रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तो रिएक्शन के अंदर बीच में, मतलब ये कि कोई रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट कभी नहीं बनता।
हमेशा रिएक्शन से क्या बनता है, पहले कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं और फिर क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। भाई सीधी सी बात है, आपने आटा लिया, आटे से रोटी डायरेक्ट नहीं बनती, पहले आटा गेहूं पिसवाओगे, आटा लाओगे, फिर उसको गूंदोगे, ठीक है ना, फिर पेड़े बनेंगे, फिर बेलोगे, फिर तवे पे चढ़ाओगे, ये सारी बीच में जो प्रोसेस कर रहे हो उसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट, और उससे हमको क्या बनता है, बाद में प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही कराता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका बचा हुआ टॉपिक कराऊंगा। थैंक यू बच्चों।